जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 हमारे हिस्ट्री के जो सिलेबस है सीबीएसई ने इस बार हमने हमारा जो रखा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और टोटल 4 लेक्चर्स के अंदर अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 30 मिनट्स के 4 लेक्चर्स होंगे, जिसके अंदर लगभग 2 आवर्स के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद एक वीडियोस हम अलग से डाल देंगे इस प्लेटफॉर्म में, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगी, लगभग पास्ट 10 इयर्स के कह सकते हैं, जो सीबीएसई ने आपको पूछे हुए हैं। इस पूरी तरह से हम इस चैप्टर की जो रेडी करने की स्ट्रेटजी है उसको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। और हमारा जो एक चैप्टर बचा हुआ है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो फर्स्ट चैप्टर था उसको हम पहले नहीं करवा रहे हैं। पहले हम नेशनलिज्म इन इंडिया को करवा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि वो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, और जब आप इंडिया के नेशनलिज्म को समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपको इजी होगा नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब आप ये समझ जाएंगे कि ये चीजें जो स्टार्ट हुई थी उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इंडिया सेंट्रिक चलते हैं, इसके बाद यूरोप सेंट्रिक चलेंगे। ठीक है, दोनों तरह से हम अपने लेक्चर को मतलब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एक कंट्री जो है अगर दूसरी कंट्री की गुलाम रहती है, ठीक है, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की गुलाम रहती है तो उसके लोग भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उस कंट्री की गुलाम, दूसरी कंट्री के गुलाम हो जाते हैं। बट फिर एक दिन वो कंट्री रियलाइज करती है कि नहीं भैया, हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी बाउंड्रीज के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो जब ऐसी फीलिंग लोगों के अंदर आ जाती है और अपनी कंट्री, अपनी बाउंड्री के लिए लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, ठीक है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको एक स्टार्टिंग मिलेगी यहाँ पर किसकी, नेशनलिज्म की फीलिंग की इस कंट्री के अंदर, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हमको यही पढ़ना है कि भारत के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया। ठीक है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेशनलिज्म मतलब समझ में आया आपको बच्चों? तो भारत के अंदर नेशनलिज्म कब स्टार्ट होता है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहले नेशनलिज्म की स्टार्टिंग से पहले हम क्या थे, व्हाट वी वर, राइट। सो एज यू नो, द ब्रिटिश कंपनी हमारे अंदर 1608 के अंदर पहली बार आती है, और 1608 के जब स्टार्टिंग में वो आते हैं तो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर जब आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया से अपने बैल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इंडिया के अंदर पहला बैटल किया 1757 के अंदर प्लासी, और आफ्टर दैट अक्सर हुआ था 1764 के अंदर। आपने सारी चीजें क्लास 8 के अंदर पढ़ी होंगी। और इन सब के बाद में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस दिखाना स्टार्ट किया, परमानेंट सेटलमेंट, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीजें उन्होंने इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश की टू कंट्रोल द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सब जब करने के बाद में क्या होता है कि ये अपना डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट करते हैं, तो इंडियन स्टार्टिंग रिवोल्ट। ठीक है, इन्होंने इंडियन से क्या किया, इनके अंदर आगे रिवोल्ट कर दिए। ठीक है, जिसको क्रांति के रूप में पहचानते हैं। तो ये सब इन्होंने जब रिवोल्ट किए तो अब कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर थोड़ी थोड़ी नेशनलिज्म वाली फीलिंग आने लगी। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का ब्रिटिश कंपनी के अगेंस्ट लड़ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना, दैट इज नोन एज, आप कह सकते हैं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, राइट। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था। इसका मतलब ये था कि एक देखो क्या होता है ना, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाती है तो दूसरी कंट्री जो फ्री है, ठीक है, उसको एक कंट्री की आप कह सकते हो कॉलोनी माना जाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर आपको यहाँ अगर दिख रहा होगा, तो अगर एक कंट्री बी कंट्री के ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस दिखा देती है, राइट, अगर पूरा उसको कंट्रोल करती है, उसकी पॉलिटी को कंट्रोल कर लेती है, उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेती है, तो ये जो बी कंट्री है ना, ये एक कंट्री की कॉलोनी कहलाती है। ठीक है, कॉलोनी कहलाती है। इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉलोनियलाइजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों? कॉलोनियलाइजेशन बोला जाता है, राइट। तो इस कॉलोनाइजेशन की प्रोसेस को ही अपोज करना, इसको अगेंस्ट करना, इस प्रोसेस को अपोज करना, ठीक है, इसको बोला जाता है एंटी नेशनलिस्ट मूवमेंट, सॉरी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। क्या बोला जाता है इसको? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो यहाँ पर मैंने चीज लिखी है, ठीक है, इस चीज को क्या बोला जाता है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसका मींस क्या हुआ कि अगर जिस कंट्री ने आपके ऊपर डोमिनेंस बनाना स्टार्ट किया है उसको आप अपोज करते हैं, तो इस मूवमेंट को बोला जाएगा एंटी कॉलोनियल
मूवमेंट। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक सी बात थी, ठीक है। तो जो इंडिया की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है ना, जो इंडिया का नेशनलिज्म जो इंडिया के अंदर निकल के आ रहा था, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये किससे कनेक्टेड है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश कंपनी को अपोज करना, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। यह सब आपकी एनसीईआरटी की ही चीजें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से साइंसली आपको समझा रहा हूँ, राइट बच्चों। तो ये क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट is intimately connected to the anti colonial movement, ठीक है। तो ये किससे कनेक्टेड है? आपका एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? तो जैसे था सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, ठीक है। तो इसमें लोग क्या सोच रहे थे कि हम ऑप्रेस हो रहे हैं, हमें कोई दबा रहा है, ठीक है। ये लोगों के अंदर आप कह सकते हो अवेयरनेस आ चुकी थी, लगभग अभी 20वीं सेंचुरी आते आते, ठीक है। तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी थी हम क्या हो रहे हैं, ऑप्रेस्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर ब्रिटिश रूल, हम किसके अंडर में थे? ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, ठीक है। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर ब्रिटिश रूल प्रोवाइड शेयर बॉन्डिंग, इसने लोगों के अंदर शेयर बॉन्डिंग प्रोवाइड कर दी। दैट टाइड डिफरेंट ग्रुप टुगेदर, इसने क्या टाइड कर दिया? बहुत अलग अलग लोगों को, अलग अलग जो ग्रुप्स के लोग हुआ करते थे, इनको एक साथ में टाइड कर दिया, ठीक है। अब लोग अपनी कंट्री के बारे में सोचने लगे, अब लोग अपने लोगों के बारे में सोचने लगे, ठीक है। अब लोग ये सोचने लगे कि हाँ ये हमारी कंट्री है, ठीक है, इसकी बाउंड्री हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, इसकी पॉलिटी हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम नेशनल मूवमेंट बोलेंगे, जिसको अल्टीमेटली कनेक्ट करके देखा जा सकता है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस चीज को नोट्स बनाते चलिए। कुछ चीजें आप मेरी ना वर्बली भी याद रखिए, क्योंकि कैसा आता बेटा हमारे पास डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, तो इसमें हम सब चीजें लिख नहीं सकते हैं, बट हम बहुत सारी चीजें आपको ऐसे रिलेटेड समझाएंगे जो आपको समझ में आएगी, ठीक है। रही बात तो आंसर्स लिखने की, वो भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो इस सेंस में लोगों को क्या करते हैं, इकट्ठा कर दिया। लोगों को इकट्ठा करते हैं किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने लड़ने के लिए लोगों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया। और इस पूरे मूवमेंट को हम बोल सकते हैं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है बेटा। तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था ये अर्ली 20वीं सेंचुरी, इसका मतलब 1900 के बाद में, ठीक है, 1900 के बाद से ये स्टार्ट हुआ। इसी चीज को बोला जाता है अर्ली 20वीं सेंचुरी। क्लियर बच्चों? इसको क्या बोला जाता है? अर्ली 20वीं सेंचुरी बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा, राइट। तो अब देखिए मेरी बात क्या थी कि जब हम आपको मैं फर्स्ट चैप्टर थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि 20वीं सेंचुरी, अर्ली 20वीं सेंचुरी में क्या हो गया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया था, ठीक है। आपने देखा होगा 1919 के आसपास जाके क्या होता है, वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो देखिए एक बात बताने की मैं कोशिश करता हूँ, जब भी वॉर्स होते हैं, जब भी बड़े बड़े वॉर्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी डिफेंस आर्मी जाती है, ठीक है, आपकी जो आर्मी लड़ रही होती है, तो बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, ठीक है। भी आप रशिया यूक्रेन का वॉर भी देख सकते हैं, तो काफी लोग आप कह सकते हो मास लॉस भी होता है, ठीक है। यहाँ पर मास का मतलब वेट से नहीं है, ठीक है, लोगों से है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग, काफी लोग आपके सोल्जर्स मारे भी जाते हैं, ठीक है। आपकी आर्मी के अंदर आपको लॉस भी होता है, आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन सब कंडीशन से क्या होता है कि कंट्री पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन रशिया के जो वॉर में हुआ था, ठीक है, तो लोगों की क्या हो जाती है, इकोनॉमी भी डाउन पड़ जाती है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी जो कंडीशंस थी इंडियंस में, इंडिया के लोगों के लिए बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ रही थी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा कर रहे थे, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियंस को यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कंडीशंस, ठीक है बेटा। तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर की मतलब कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो कंडीशंस होती थी, ठीक है। अगर प्री वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता तो वर्ल्ड वॉर से पहले, बट अगर पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है तो वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंडीशन थी उसकी यहाँ पर बात हो रही है, राइट। ये चीज याद रखिएगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर कौन सी कंडीशंस थी जिसने इंडिया के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को बहुत तेज कर दिया, ठीक है, जिसने इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट को क्या कर दिया? बहुत तेज कर दिया, राइट। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशंस थी, इसने क्या क्रिएट कर दी? क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है। तो इसने एक बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, देखो बेटा, इकोनॉमिक का मतलब होता है आपका मनी से रिलेटेड, ठीक है।
इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई होगी, इन्फ्लेशन आ गया होगा, डिफ्लेशन आ गया होगा, कुछ तो ऐसी चीजें रही होगी, राइट। और पॉलिटिकल का मतलब होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंज, ठीक है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे चेंज आएंगे। और ये चेंजेस कौन कौन से थे? तो पहला चेंज था इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो पहला चेंज ये था कि इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। फिर मैंने आपको वो बात बताई थी कि जब आपका वॉर होता है, राइट, जब वॉर्स होते हैं तो लोगों की क्या बोलते हैं, आप इकोनॉमी डिक्लाइन करती है, और ऐसा जब इकोनॉमी डिक्लाइन करती है तो आपके टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, आपके एक्सपेंडिचर्स को जब बढ़ जाते हैं आपके, तो आपके टैक्सेस को इंक्रीज कराया जाता है, ठीक है। जब मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो आपके टैक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी भरपाई वहां से करी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ा दिए गए, टैक्सेस बढ़ा दिए गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो हमारे टैक्सेस को ही इंक्रीज किया जाता है ताकि उसकी भरपाई एक जगह से की जा सके, राइट बच्चों, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुई, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और एक नया टैक्स लाया गया जिसको इनकम टैक्स के रूप में बताते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, राइट, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है बच्चों, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो इस तरह से आप समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ से आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप काफी अच्छे समझ में आएगा कि बहुत सारे टैक्सेस को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया था, राइट। और क्या कर दिया गया था बच्चों, आप कहेंगे कि सर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो ये दो कंडीशंस आपने अब तक पढ़ी। चलिए, ठीक है जी, तो ये कंडीशंस आपने पढ़ी, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हुई थी, जब 1920-21 के अंदर इंडिया के अंदर जो क्रॉप था, जो खेती थी, ये बहुत ज्यादा फेल हो गई थी, बहुत सारे डिफरेंट रीजन के अंदर क्या हो चुका था, क्रॉप फेलियर हो चुका था। और जब क्रॉप फेलियर होने की वजह से हमारे देश के अंदर शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है, फूड जो होता है, खाने वाली चीजें जो होती है उसकी कमी हो गई, राइट। तो एक बात बताइए मुझे, आपकी कंट्री के अंदर टैक्स भी इंक्रीज कर दिए गए हैं, ठीक है, आपकी कंट्री के अंदर आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, आपकी कंट्री के अंदर आप देखेंगे कि नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा था। तो अब क्या होगा, ठीक है, अगर आपने मेरा पावर शेयरिंग वाला लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको वहां समझाया था कि अगर किसी चीज को दबाया जाए, ठीक है, तो अब क्या करती है वो, अंदर से प्रेशर को एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद में तबाही आ जाती है, रेवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो वही कंडीशंस इंडिया के अंदर होंगी, ठीक है। दिस कंडीशंस कॉज वाइड स्प्रेड एंगर इन रूरल इंडिया, ठीक है, इसने लोगों के अंदर क्या कर दिया, एंगर पैदा कर दिया, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अंदर क्या कर दिया, आप कहेंगे कि एंगर पैदा कर दिया। और यहाँ से स्टार्ट होता है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज स्टार्टेड, ठीक है बच्चों, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज स्टार्टेड, ठीक है। तो किससे फ्रीडम चाहिए थी हमको, किससे फ्रीडम चाहिए थी हमको, इंडिया की पॉलिटी के लिए आप कह सकते हो फ्रीडम चाहिए थी, इकोनॉमी के लिए फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। आप सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं कि किस चीज से हमको फ्रीडम चाहिए थी, हमको सोवरेनिटी चाहिए था, राइट। सोवरेनिटी का मतलब होता है द पावर टू मेक डिसीजन, राइट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ गए आपके, नहीं समझे आप बोलेंगे हाँ जी सर बात समझ गया, ठीक है बच्चों। तो ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस थी और किसने क्या क्या किया, राइट। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है, अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर आजादी की लड़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीडम का स्ट्रगल स्टार्ट होगा, बट एक मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी है वो मेंशन करती है कि जो इंडिपेंडेंस थी वो सबके लिए एक जैसी नहीं थी, ठीक है। जैसे आपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ा होगा, जो गोल्स होते हैं डेवलपमेंट वो तो सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं होते, वो सबके लिए एक जैसे नहीं होते। इस तरह से इंडिपेंडेंस सबके लिए एक नहीं थी, ठीक है। जो इंडियन के अंदर एलिट क्लास था वो कभी नहीं चाहता था कि भारत आजाद, जो अंग्रेज यहाँ से जाए, क्योंकि दे वर एंजॉयिंग, राइट। तो वो एंजॉय कर रहे थे इन चीजों को, ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहते थे, ठीक है। और कुछ लोग तो ये चाहते थे कि उनको थोड़ा बहुत हक मिल जाए, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, बहुत सारी इंडिया के अंदर टेरिटरीज ऐसी थी जिन्होंने
इंडिपेंडेंस के अंदर रोल भी नहीं निभाया, ठीक है, वो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारे गांधी जी की, ठीक है। गांधी एंड द नेशनलिज्म आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है, मैंने उठाया है, उसको मैंने अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो गांधी एंड द नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म द गांधी? एज यू नो, गांधी मींस मोहनदास करमचंद गांधी, राइट। मोहनदास करमचंद गांधी, एनके गांधी के नाम के रूप में उनको पहचानते हैं, महात्मा जी। इनको टाइटल मिला था, बाद में जाके हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? He was born on 2nd October 1869 in पोरबंदर, गुजरात। ओके बेटो, तो he was born on 2nd of October 1869 in पोरबंदर, गुजरात। His father was Diwan, you can say British administration। इनको जो इनिशियली एजुकेशन थी वो अच्छी मिली, ठीक है। तो जब इनको इनिशियली इनकी एजुकेशन अच्छी मिलती है तो इनको लॉ करने की सोचती, तो लॉ करने कहाँ जाते हैं? लंदन चले जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे बैरिस्टर की इनको आप कह सकते हो कि डिग्री मिलती है, बैरिस्टर बनते हैं। उसके बाद इंडिया आते हैं, फिर दादा अब्दुल्ला के केस निपटाने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, ठीक है। अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में साउथ अफ्रीका है, तो उनकी कंट्री है, वहाँ पे दादा अब्दुल्ला जी का, इनके भाई के जो दोस्त है दादा अब्दुल्ला, राइट। तो उनका केस निपटाने ये साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, राइट। 1993 के अंदर साउथ अफ्रीका जाते हैं, एक साल के लिए इनिशियली इनको जाना होता है, बट ये एक साल कैसे कैसे निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्ट मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जातिवाद के खिलाफ, ठीक है। तो जातिवाद के खिलाफ इनको वहाँ पे मूवमेंट लड़के आए थे, ठीक है। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, रेसिस्ट, ठीक है, जातिवाद के अगेंस्ट वहाँ पर लड़के आए थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशंस थी वो अच्छी रही थी। वहाँ जो इंडियन स्लेव्स थे उनको काफी ह्यूमिलिएशन किया जाता था उनका, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन बहुत खराब थी, उनके लिए यहाँ पर लड़ रहे थे वो, ठीक है। तो ये कहा जाते हैं पहले इनिशियली अपनी लॉ एजुकेशन, जो लॉ डिग्री को पूरा करने के लिए लंदन, देन आफ्टर लंदन से साउथ अफ्रीका, ठीक है। और साउथ अफ्रीका 1993 के अंदर जाते हैं, एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका ही रिटर्न इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर हैड अ सक्सेसफुल फॉट अगेंस्ट रेसिस्ट, ठीक है, जातिवाद वहां पे, क्योंकि जो काले लोग थे, जो भद्दे लोग थे, उनको वहां पर ह्यूमिलिएट किया जाता था, राइट। तो उसके बाद उन्होंने ही यूज सत्याग्रह एज अ वेपन, ठीक है बेटा, ये ही यूज सत्याग्रह, दिस वर्ड, ये वर्ड आपको पूरे चैप्टर के अंदर मिलेगा, बहुत परेशान नहीं करेगा, बहुत इजी शब्द है, सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। जब आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो बच्चों इसका मीनिंग होता है सत्य प्लस आग्रह, ठीक है। इसका मतलब होता है सत्य के साथ चलना, ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है सत्य के साथ चलना, ठीक है बच्चों। तो सत्य प्लस आग्रह, सत्य के साथ चलना, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, गांधी ने हर जगह अपने सत्य को अपनाया था, सत्य आग्रह, और ये कहते थे कि बेटा क्या नहीं करना है, हमको वायलेंस नहीं करना है। So he adopted the policy of so he adopted the policy of non-violence, right? तो ये चीज हमको याद रखनी, पढ़ाएंगे भी इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ गांधी और आप जान गए कि गांधी 1915 के अंदर इंडिया वापस आते हैं, ये आपको डेट याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के अंदर इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये डिटेलिंग आपको याद नहीं भी रखेंगे, बट ये कंडीशंस और रिकमेंडेशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जब गांधी 1915 के अंदर इंडिया आते हैं तो लोग इनको नहीं जानते थे, बट इनिशियली बीएचयू में जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका वहाँ पर उद्घाटन होता है, वहाँ पे जाके अपनी स्पीच देते हैं और पीजेंट को अपने साथ लगाते हैं, पीजेंट मतलब होता है किसान, ठीक है। तो ये पीजेंट को अपने साथ लगाते हैं और यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट। तो यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होने के बाद में ये पहले एक साल तक ये सोचते हैं कि मैं पूरी इंडिया के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं इंडिया को समझूंगा, इंडिया को जानूंगा, और वही इन्होंने किया, ठीक है। बट अल्टीमेटली इनको खबर मिलती है रामचंद्र शुक्ला जी के द्वारा कि भैया एक जगह आई हुई है बिहार के अंदर, चंपारण। तो चंपारण के अंदर क्या है कि भारतीयों से जबरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। तो अब उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिगो की खेती करवाने की वजह से जो इंडियन क्रॉप्स है, जो और आप कह सकते हो कि जो क्रॉप्स है, ठीक है, फूड क्रॉप्स जो है ये वहाँ पर उगाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ा कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको
जाके देखिए, ठीक है। तो 1916 के अंदर वो कहा जाते हैं चंपारण जाते हैं, और इस फ्रॉम चंपारण ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी इन इंडिया, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मूवमेंट, ठीक है ना, बाय गांधी इन इंडिया, ठीक है, बाय गांधी इन इंडिया, ठीक है। तो प्लीज मेमोराइज इट, चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो चंपारण वाज इज अ प्लेस इन बिहार, इन नॉर्थ बिहार, यू विल सी, ठीक है। तो इन बिहार ही इंस्पायर पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। देयर वाज अ प्लांटेशन सिस्टम फॉर इंडिगो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ बात क्या थी, ठीक है। बेटा इंडिया के अंदर इंडिगो मतलब नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक है। तो जो कपड़े के अंदर डाई करवाने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब आप पहले देखेंगे कि जो नील की खेती थी, ठीक है, जब तक वो अच्छे से चल रही थी तब तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट अल्टीमेटली ये टाइम पीरियड चल रहा था जब जर्मनी के अंदर इंडिगो जो सिंथेटिक इंडिगो सिंथेटिक डाई थी उसका वहां पर उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसने यूरोप के मार्केट को खराब कर दिया। तो जब इसने यूरोप के मार्केट को खराब कर दिया तो यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से इंडिगो नहीं ले जाते थे, तो इसने इंडियन मार्केट को खराब कर दिया, ठीक है। तो इसने इंडियन मार्केट को जब कोलैप्स कर दिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इस घाटे को पूरा करने के लिए इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। अब भैया इंडियन टैक्स कहाँ से दे भैया, उनके खेत में तुम प्लांटेशन करवा इसकी खेती करवा रहे थे, ठीक है, जब आप इसका कल्टीवेशन करवा रहे हैं तो उन्हीं को घाटा हुआ था, तो तुम्हें टैक्स कहाँ से दे, ठीक है। तो इस चीज को वहां पर गांधी जी ने जाके सॉल्व करा, ठीक है। डू नॉट गो इनटू डिटेल, ठीक है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेमोराइज रखिए बिहार चंपारण 1916 एंड इंडिगो प्लांटेशन, राइट, बस इतना याद रखिए, ठीक है। मैं आपको डिस्कस करा सकता हूँ इस पर, आधे घंटे में आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। देन 1917 in 1917 he went खेड़ा, खेड़ा is a place in गुजरात। अब खेड़ा के अंदर क्या हो रहा था कि जो किसान थे, क्योंकि वहां पर अभी ये वो टाइम पीरियड चल रहा था जब इंडिया के अंदर क्रॉप फेलियर बहुत अच्छे तरह से हो रहा था लोगों का, ठीक है, और प्लेग की बीमारी चल रही थी, एपिडेमिक था, इससे लोग बड़ा घबरा गए थे, ठीक है, इनकी खेती भी खराब हो गई थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे क्या कर रही थी, ज्यादा टैक्सेस की मांग कर रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने खेड़ा के अंदर पीजेंट को सपोर्ट किया, ठीक है, पीजेंट को यहाँ पर सपोर्ट किया। देन आफ्टर 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। बेटा ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पर कॉटन के मिल वर्कर्स थे ना, यहाँ पर जो कॉटन के मिल वर्कर्स थे, ठीक है, इनको बड़ी गंदी वर्किंग कंडीशन के अंदर काम करवाया जा रहा था, ठीक है, और उनको उनके जो वेजेस थे, जो लेबर था उनको पूरा नहीं दिया जा रहा था, ठीक है, और बहुत आप कह सकते हो कि ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस थी यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो यहाँ पर अपना कंडीशन को अच्छा करने के लिए आप कह सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आगे यहाँ पर जो मिल के मालिक हुआ करते थे उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी ने सपोर्ट किया इन लोगों को, और गांधी जी ने यहाँ पर सपोर्ट करने के बाद में इस 3 लगातार जो मूवमेंट थे इनके 1916, 17 और 18 इसको यहाँ पर पूरा करना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, ये तीनों मूवमेंट को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर काम भी आते हैं और आपको लिखने में भी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्रॉम चंपारण गांधी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल जर्नी इन इंडिया, इट इज टू इम्पोर्टेंट, राइट। तो ये चीज याद रखिए बच्चों को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जो आपको बताई। देन आफ्टर अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पर जैसे मास मोबिलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, लोग इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए। तो लोगों के इकट्ठा होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब बोलती है कि यार ये तो हमारे अगेंस्ट लड़ जाएंगे, ठीक है, इनको इकट्ठा होने से रोको, ठीक है, इनको इकट्ठा नहीं होने देना। तो अब क्या करें, बोले तो बोले क्या, है ना, करे तो करे क्या। तो अब वैसी कंडीशंस आ गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ करना था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ करना था, तो क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, बोले कुछ तो करते हैं, है ना। तो क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, बोले एक ऐसा एक्ट पास करो जो हम किसी को भी किसी भी सस्पेंस के बेस पर क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, मतलब अरेस्ट कर दें, ठीक है। तो दे वर वेरी स्मार्ट, है ना, एंड their parliament is known as you can say imperial legislative in India, है ना। So imperial legislative pass an act called Rowlatt Act, ठीक है। This act is also known as Black Bill. This Rowlatt Act is also known as Black Bill, right? Please memorize it. What is it? Black Bill,
ठीक है। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव, ठीक है, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव and this act gave the government enormous power. Enormous means immense, immense means large power, ठीक है, enormous power to repress political activities. It means not any political activity is legal under this act. Okay, there is no political activity can anyone form, anyone can constitute in the Indian territory, right? तो ये चीज याद रखिएगा आपको, इनको रिप्रेस करने के लिए, right? And it allowed detention of political, detention का मतलब होता है कैद कर देना, ठीक है, it allowed the detention of political prisoner without any trial for 2 years, ठीक है, किसी भी political prisoner को, किसी भी जो political activity कर रहा हो, इसको कैद में करने क्या देता है, पावर देता है, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल तक के लिए किसी को भी बंद करने के लिए क्या देते हैं, आप पावर देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पावर दी, किसको पावर दे दी, तो ब्रिटिश पुलिस जो थी, जो सिविल सर्विसेज थी, जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो इनकी एग्जीक्यूटिव थी, इन सबको इन्होंने पावर दे दी कि आप किसी को भी शक के आधार पर कैद कर सकते हैं, 2 साल के लिए उसको जेल में बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम भारतीयों की घटना नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो आपको नहीं लगता कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा पास किया होगा तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने क्या किया होगा, आप ये कह सकते हो अरेस्ट भी किया होगा, ठीक है, ना शक्यता के आधार पर क्या करें, अरेस्ट करें, किसी भी बेस पर अरेस्ट कर दें, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया होगा। तो जब बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया होगा जिनकी गलती नहीं भी होती थी, ठीक है, तो उनको भी जब अरेस्ट किया होगा तो लोगों के अंदर क्या आया होगा, थोड़ा सा एंग्री पना आया होगा, ठीक है ना। तो दिस एंगर्ड द इंडियन पीपल्स एंड इंडियन वांट टू what they want, Indian want freedom. Okay, then Gandhi decided to launch satyagrah, है ना, then Gandhi started satyagrah in 1919. Okay, then Gandhi started satyagrah in 1919 and it was white satyagrah. What do you mean by the satyagrah? Okay, तो ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है, ये एक्ट आपको याद हो गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय द सत्याग्रह, सत्याग्रह इम्प्रेशंस द पावर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये किसकी पावर को दिखाता है, सत्य की पावर को दिखाता है, ट्रुथ की पावर को दिखाता है, एंड नीड टू सर्च, एंड नीड टू सर्च, सर्च को जानने की कोशिश करनी चाहिए, सॉरी, सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, इट इम्प्रेशंस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, ठीक है, और ये क्या सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, if struggle was against injustice, cause was true, अगर आपके लड़ने का कारण जो है वो सही है, ठीक है, अगर आपके लड़ने का कारण जो है वो सही है, then physical force was not necessary to fight against the oppression, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, then physical force was not necessary to fight against the oppression. What does it mean? It means कि अगर आप सत्य के साथ लड़ रहे हैं और आप अगर अन्याय के साथ लड़ रहे हैं, सॉरी, अगर आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर आप के लड़ने का जो रीजन वो सही है, तो कोई फिजिकल फोर्स, मतलब आपको बुद्धि लगानी है, बट बल, वहां किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां वेपन की जरूरत नहीं है, वहां किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप अपने विल पावर से अपने ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, और जो लड़ने वाला बंदा होगा उसको सत्याग्रही बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सत्याग्रही बोला जाएगा, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो सत्याग्रही किससे लड़ सकता है, विल पावर से लड़ सकता है, सत्याग्रही किससे लड़ सकता है, विल पावर से लड़ सकता है, ठीक है बच्चों, एक बार मेमोराइज करते हैं बहुत सारी चीजें जो हमने पढ़ी, और नोट कैसे करना है इन चीजों को, एज इट इज नोट कीजिए, एज इट इज, प्लीज एक बार बिलीव करके देखिए मुझ पे, आपके सारे क्वेश्चंस बोर्ड में हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चल रहा हूँ मैं, पूरी चीजें अच्छे से करवाऊंगा, दैट्स प्रॉमिस टू यू, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, डालता रहूं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, तो आप इसके पीछे के बात को समझिएगा, ठीक है।
बिलीव मी, मैं आपके पूरे सिलेबस को बहुत इजीली करवाऊंगा, आपके आंसर राइटिंग्स भी करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एक बार आप ना इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा मेमोराइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट की वजह की हेल्प से आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज को ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आपको एनसीईआरटी नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा था, आप जैसे जैसे जिस साइट से मैं पढ़ता गया हूँ आपका एज इट इज नोट्स बना लीजिए। बिलीव मी, मैं सारे जब रिवीजन कराऊंगा देन यू विल रियलाइज कि कितना मोर देन सफिशिएंट था मेरा ये कंटेंट, ठीक है। आपको बुक भी रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, आपको कोई कुछ भी कहे बट आपको बिलीव करते चलना है, ठीक है। आप प्रीवियस से एक बार निकाल के देख लीजिए ना, तो सारे क्वेश्चन आप होते रहेंगे, ठीक है। और ना चौथी वीडियो के बाद जो पांचवी वीडियो आएगी वो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही आएगी, ठीक है। जहां से आपको सब चीजें पता लग जाएंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको लिखा कैसे जाता है, उनकी स्टार्टिंग कैसे करनी है और वर्ड लिमिट को भी कैसे पूरा करना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म था इसको हम एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के नाम से भी पहचान सकते हैं, ठीक है। और ये जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट था ये आपकी 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। ये आपका 20वीं सेंचुरी में, आप कह सकते हो कि अर्ली 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और अर्ली 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट होने के बाद में, ठीक है, क्योंकि अर्ली 20वीं सेंचुरी में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी तो हुआ था सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कुछ कंडीशंस थी जिसने इंडिया के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ला दी। तो कुछ कौन सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ना जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था, डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। तो टैक्सेस को क्या कर दिया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, राइट बच्चों। तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद और क्या हो गया था, ठीक है। आपने देखा होगा कि कस्टम ड्यूटीज जो थी, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, जो कस्टम ड्यूटीज थी इसको इंक्रीज कर दिया गया। और एक इनकम टैक्स नाम का जो, इनकम टैक्स नाम का जो टैक्स था इसको क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, आप इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो इसको इंक्रीज कर दिया गया। देन आफ्टर थर्ड कंडीशन ये थी कि जो क्रॉप था, ठीक है, क्रॉप बहुत जगह फेल भी हुआ, ठीक है, बहुत जगह फेल भी हुआ। और इस क्रॉप के फेल होने की वजह से क्या हो गया था, एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था, राइट। इंडिया के अंदर क्या हो गया था, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, इज इट क्लियर। तो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होने की वजह से, इस चीज की वजह से इंडिया के लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो गया, ठीक है। दिस कंडीशंस मेक एंगर, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन ने क्या कर दिया, एंगर पैदा कर दिया। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि फ्रीडम फॉर सॉरी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज स्टार्टेड, ठीक है, स्ट्रगल वाज स्टार्टेड। यहाँ से एंट्री होती है इंडिया की एक पॉलिटी के अंदर जिसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी। और यहाँ से महात्मा गांधी इंडिया की पॉलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडिया के पॉलिटी के अंदर महात्मा गांधी आते हैं, ठीक है, जो कि 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पैदा हुए थे पोरबंदर गुजरात में। और 1915 में इंडिया वापस आते हैं। और इंडिया वापस आने के बाद में, क्योंकि इन्होंने वहां पर ना रेसिस्ट मूवमेंट किया होता है तो इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो 1915 के बाद आने के बाद ये इंडिया के अंदर 1916 में पहली बार चंपारण पहुंचते हैं, ठीक है। और चंपारण में पहुंच के इन्होंने क्या किया था, इंस्पायर किया था पीजेंट को किसके खिलाफ लड़ने के लिए, इंस्पायर पीजेंट, ठीक है, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, जो इंडिगो प्लांटेशन था इसके खिलाफ लड़ने के लिए, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि 1917 के अंदर ये कहाँ पहुंचे थे, खेड़ा के अंदर। और खेड़ा में इन्होंने
पीजेंट के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 1918 के अंदर ये कहाँ पहुंचे थे, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने हेल्प किया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। उसके बाद 1919 में आप कह सकते हो कि रॉलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, रॉलेट एक्ट पास हुआ। और इस रॉलेट एक्ट को पास किया था किसने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव ने इसको पास तो किया था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ था, 2 ईयर के लिए आप किसी को भी डिटेंशन या फिर कैद में डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि सत्याग्रह को महात्मा गांधी ने क्या किया था, और क्या लॉन्च कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ से जब हम आगे पढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग जो का मैसेक्रे हुआ था, जो ये हत्याकांड हुआ था, ये एज अ रिजल्ट ऑफ रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है। कि बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे। पंजाब में भी ग्रुप ऑफ पीपल इस चीज को अपोज कर रहा था, ठीक है। तो वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास।